सुप्रभात बच्चों। बीए फाइनल का जो सिलेबस है उसमें हम हमारी जो निबंध थे वो हम कर चुके थे। जो हमारा खंड ख है रह गया है, पत्रकारिता का मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ लेक्चर। हरियाणवी भाषा का और उसका साहित्य और उसके साहित्य का इतिहास ये हमारा रह गया था। खंड ख है, भाग ख है हमारे इस सिलेबस में, हरियाणवी भाषा और साहित्य का इतिहास। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे कि जो हरियाणवी भाषा है, हरियाणवी शब्द है, उसकी उत्पत्ति और हरियाणवी भाषा का उद्भव विकास वो कैसे हुआ, कौन कौन से कवि लेखक हैं जिन्होंने हरियाणवी बोली को हरियाणवी भाषा का दर्जा दिया। क्योंकि कोई भी बोली भाषा तब तक नहीं बनती जब तक उसमें साहित्य नहीं लिखा जाता, और एक साहित्य यानी जो सबके हित में लिखा जाता है। और केवल कविता या कहानी या उपन्यास साहित्य नहीं कहलाता। इस संसार में जो कुछ भी लिखा गया है, चाहे वो विज्ञान के आधार पर हो, चाहे वो हमारा भौगोलिक आधार पर हो, चाहे वो हमारा अभियांत्रिक आधार पे हो, चाहे वो हमारी चिकित्सक जो जितनी भी सामग्री है जो लिखी गई है, चाहे वह है, मतलब जो जितना जो कुछ भी लिखा गया है वो सारा साहित्य कहलाता है। और ये हम जानेंगे इसमें कि वैदिक भाषा और हरियाणवी का जो संबंध है वो कैसे है, कैसे ये जो हरियाणवी भाषा है वो एक वैदिक रूप लिए हुए है। फिर हम जानेंगे कि संस्कृत और हरियाणवी में क्या संबंध है, प्राकृत तथा हरियाणवी में क्या संबंध है, अपभ्रंश और हरियाणवी में क्या संबंध है, हिंदी तथा हरियाणवी में क्या संबंध है, उर्दू और हरियाणवी में क्या संबंध है। अब ये जो मैंने आपको बताया, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको बार बार बताया गया है कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसका सफ़र बहुत लंबा सफ़र है, विरासत में मिला है उसको। और किससे मिला है? संस्कृत से मिला है। किस प्रकार से? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रिज, अवधी, फिर हमारी हरियाणवी से वो खड़ी बोली बनी, और खड़ी से वो फिर हमारी मानक हिंदी बनी, जिसे हम राष्ट्रभाषा का दर्जा, राजभाषा का भी दर्जा देते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो मातृभाषा हिंदी ही लिख देते हैं, ये ध्यान रखना। आपका क्वेश्चन आता है, हमारी मातृभाषा वही होती है जो हम बोलते हैं। जैसे हरियाणवी जो है वो हमारी मातृभाषा है, और जो राजभाषा है वो हमारी हिंदी है। राजभाषा क्या होती है? जिसमें हमारे राज्य के कार्य किए जाते हैं वो राजभाषा होती है। और राष्ट्रभाषा जो संपूर्ण देश में बाहुल्य तौर पर बोली जाती है, इसलिए जो हमारी हिंदी है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। और जो संस्कृत है, संस्कृत हमारी जो पैतृक भाषा है, जिसमें हमारे सारे वैदिक जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो लिखे गए हैं। लेकिन धीरे धीरे वो शास्त्र जो शुरुआत में लिखे गए थे उनमें कुछ ऐसा मिला दिया गया, अपने यूँ स्वार्थ के कारण कहें, क्योंकि शास्त्र वो नहीं कहते जिस तरह से आज उनको इंटरप्रेट किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनको लोगों के बीच में रखा जा रहा है कि। और जो हमारी प्राकृत है वो क्यों आई? क्योंकि संस्कृत सभी नहीं जानते थे। जो पढ़ा लिखा समाज था, समाज के जो बड़े यूँ कहें कि तबके के लोग थे, क्योंकि जो एक मज़दूर व्यक्ति है, एक किसान है, उसको इतनी सुविधा नहीं मिलती थी कि वो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो ऊंचे घराने के या राजा हैं या कोई उनके मंत्री हैं, उनके जो बच्चे हैं वही गुरुकुल वगैरह में जाकर पढ़ते थे। अगर जो निम्न तबके के बच्चे थे वो बहुत कम उनको ये अवसर मिलता था। इस तरह से जो संस्कृत है वो उस समय जो संस्कृत सभी की भाषा नहीं थी, सभी उसको सही तरीके से नहीं समझ पाते थे। इसलिए जो प्राकृत यानी संस्कृत से जो संस्कृत एक पढ़े लिखे तबके का था, प्राकृत जो समाज में बोली जाती थी आपस में। तो क्या कारण रहा कि संस्कृत से निकल कर लोगों को प्राकृत को अपनाना पड़ा? क्यों? क्योंकि
हमारा मुख्य मकसद होता है भाषा का कि अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना, अपनी बातों को, अपने भावों को एक दूसरे के सामने रखना। तो जो एक दूरी आ जाती है जब अगर हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं, तो इसलिए उन समाज के कुछ जो लोग थे जो संस्कृत समझ पाते थे, लेकिन जो दूसरे लोग थे वो प्राकृत में अपनी बात रखते हैं। तो इसलिए जो ये प्राकृत है, संस्कृत से निकलकर समाज ने प्राकृत को अपनाया, प्राकृत से फिर वो अपभ्रंश को अपनाया, क्योंकि अपभ्रंश यानी जो अपने पद से भटक गई हो। और जो अपभ्रंश है वो हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा रही है, आर्यों की भाषा रही है। ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय माना जाता है हमारा इसका अपभ्रंश का। जैसे अपभ्रंश है, मागधी है, अर्धमागधी है, हमारी महाराष्ट्री है, ये सारी इसके अंतर्गत आती हैं। पूरा एक डिटेल में बताएंगे हम बाद में। एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें। फिर हमारी जो हिंदी है और हरियाणवी है, जैसे हमारी पश्चिमी हिंदी से जो ब्रिज है, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, ये तथा जो खड़ी बोली है हमारी, उन उपभाषाओं का विकास हुआ है। और हरियाणवी जो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, और जो हमारे दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ ये बोली जाती है, क्योंकि हम तो सारे हैं ही हरियाणा के, और हमें पता है कि जो दिल्ली है वो पूरा का पूरा हरियाणा से घिरी हुई है। तो वहाँ पर ये बोली जो हमारी है पश्चिमी हिंदी, ये क्वेश्चन आ जाता है पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है, वो हरियाणवी है। तथा हम देखते हैं हिंदी के समान जो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं वो हमारी हरियाणवी भाषा में भी आए हुए हैं। फिर हमारा आता है जैसे से बोलते हैं हम, जब भी कोई शब्द बोलते हैं तो है की जगह हम से बोलते हैं। जैसे क्या बात है तो क्या बात से, के बात से, ऐसे बोलते हैं हम। तो ये हमारी क्या है, वहाँ से हमने संस्कृत से ये आया है। उर्दू और हरियाणवी में क्या है, क्योंकि सभी को पता है कि भी हमारा जो देश है, हमारे देश का जो इतिहास है, इस बात का जो साक्षी है वो कि जो हरियाणा प्रदेश ने जो यवनों का आघात हुए थे, जो आक्रमण हुए थे, वो सबसे ज़्यादा हुए हैं यहाँ पर। और हम देखते हैं पानीपत की लड़ाई जो हुई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो इस तरह से हमने सामना किया है। यानी उनका एक तरह से यहाँ पर बत्सव रहा है, प्रभुत्व रहा है, और इसलिए उन्होंने यहाँ की जो बोली थी, यहाँ का व्यवहार था, उसको बहुत अधिक प्रभावित किया है। और जिसके कारण से जो यवनों की जो भाषा थी, अरबी, फारसी, उसकी भाषा के जो शब्द थे वो भी हरियाणवी में आ गए हैं। जैसे और जो हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छी नहीं है, क्योंकि उर्दू में आज भी हम बहुत जो सूफियाना अंदाज में हम जो गीत सुनते हैं वो आज भी हम उसको मधुर है इतनी कि हम उसको भूल नहीं पाते हैं। अगर बात करते हैं हम अरबी शब्द देखते हैं, जैसे अमली है तो अमली ही हम करते हैं। फारसी में जो अजसर है तो अजसर ही कहते हैं। अकीदा कहते हैं। लाभ है तो लाभ ही बोलते हैं। ये शब्द हमारे हिंदी के नहीं हैं, ये शब्द हमारे उर्दू फारसी के शब्द हैं जो हम हरियाणवी में यूँ कहीं हमने अपना लिए हैं। जैसे ऐन है, यानी ऐन वक्त पर, ये भी हमारा यूँ कहीं हमारा अरबी फारसी से आया हुआ है। दिलावर है, सभी ने सुना भी होगा, नाम भी रखते हैं। कुल्ला है, ये भी हमारा अरबी फारसी का शब्द है, कुल्ला करना। तद्भव में देखते हैं जैसे अलगोजा है, अलगोजा शब्द है वो तद्भव शब्द है, वो हमने हिंदी नहीं, हमारा ये उर्दू फारसी का शब्द है। आप खोरा है, बखोरा जिसको हम बोलते हैं, गिलास लेके आना, यानी आब यानी पानी और भर के लेना उसमें, बखोरा। ओशान है, उशान बोल देते हैं। मस्जिद है, महजत बोल देते हैं। वज़ीर है, उज़ीर बोल देते हैं उसको। जे बोल देते हैं, जैसे जी पे बैठ जा, जे पे बैठ जा, ऐसे। कमीन ऐसे। तो इस तरह से जो ये शब्द हैं हमारे, हरियाणी भाषा कोई एक मामूली भाषा नहीं है। हरियाणी बोली एक अपना अलग से वजूद है इसका,
और जो हिंदी को जिसने एक मजबूत जड़ प्रदान की है हमारी हरियाणवी भाषा ने। तो ये हमारा प्रथम जो प्रश्न रहेगा इस भाग का, हरियाणवी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। तो हम शुरू कैसे करेंगे, हमें इंट्रोडक्शन देना है, भूमिका बनानी है इसकी। वहीं से आना है कि भाषा, जब भी हम किसी भी बोली, किसी भी भाषा के बारे में कुछ जानना चाहेंगे या कुछ भी हम कहें तो एक भूमिका तैयार करते हैं। तो भूमिका हम तैयार कैसे करेंगे कि जो भाषा है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक मुख्य साधन होती है, क्योंकि बिना भाषा के हम कोई भी जो अपना भाव है वो सामने वाले के अंदर तक या उसको समझा नहीं पाते। और भाषा की जहाँ तक हम बात करते हैं, हम आमतौर पर मानते हैं लिखित और हमारी जो मौखिक, लेकिन एक सांकेतिक भाषा भी होती है जो हम प्रयोग करते हैं। मौखिक लिखित सबको पता है, लिख दिया जाता है, लिख कर बता दिया जाता है, बोल कर बता दिया जाता है। लेकिन जब हम दूर होते हैं, जहाँ तक जब हम लिखकर या बोलकर अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, तो हम सांकेतिक रूप अपनाते हैं। जैसे हम जब ट्रैफिक रूल्स हैं हमारे, जो यातायात नियम हैं, वहाँ पर हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे रेड लाइट हो गई, येलो लाइट हो गई, ग्रीन लाइट हो गई। सबको पता है कि हरी बत्ती का क्या अर्थ है, लाल बत्ती का क्या अर्थ है और पीली बत्ती का क्या अर्थ है। तो इस प्रकार से जो ये भाषा है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मानव समाज में एक दूसरे के काम आने के लिए, एक दूसरे के सामने अपनी बात रखने के लिए। जो मानवीय संवेदना है वो भाषा से ही अभिव्यक्त होती है। और इसके बिना अगर हम देखें तो जीवन हमारा अधूरा है, कि यूँ कहें कि जब से सृष्टि बनी है तब से ही भाषा की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि ये हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये कहें कि भाषा के लिए सृष्टि की उत्पत्ति हुई है या सृष्टि के लिए भाषा की उत्पत्ति हुई, यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो सृष्टि का कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता, और अगर सृष्टि नहीं होगी तो भाषा भी क्या है, वो अधूरी है। यानी दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और जो भाषा है किसी भी समाज की, जो मानव विकास की कहानी है, वो एक भाषा से ही शुरू होती है। बिना भाषा के मानव का विकास नहीं हो सकता। चाहे वो भाषा के विकास को हम आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक स्तर तक ये सारे प्रभावित करते हैं इसको। ये जो भाषा है, ये केवल एक संपत्ति के तौर पर हम इसको नहीं देखेंगे, बल्कि ये मानवीय समाज की प्रगति का एक प्रमुख साधन है। कि बिना इसके क्या है, मानव समाज क्या प्रगति नहीं कर सकता, चाहे वो किसी स्तर की प्रगति हो। बात करते हैं हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हरियाणा है, हरियाणवी यानी जो देखो, हम जो हरियाणा में रहने वाले हैं, हम बाहर जाएंगे तो कौन है, कहाँ का हरियाणवी है भाई, क्योंकि बोली से ही वो हमें पहचान जाते कि हरियाणवी होगा। कि हम हरियाणा वाले कहीं भी जाएंगे, एक अलग ही लहजा होता है जब हम बोलते हैं। आप कितना ही प्रयत्न कर लें कि आप अपनी पहचान छुपाएं, लेकिन अपनी पहचान नहीं छुपा पाएंगे। क्योंकि जो भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी बोली है, वो हमारी नस नस में बसी हुई है। उसको आप अपने से जुदा नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी व्यक्ति है, उसे अपना व्यक्तित्व बताने की ज़रूरत नहीं होती। उसके मुख से निकली हुई वो बोली, वो भाषा, वो शब्द ही उसके व्यक्तित्व को सबके सामने रख देते हैं। तो हरियाणवी शब्द की बात करते हैं तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हरियाणा जो शब्द है उसमें वी प्रत्यय लगने से हुई है, हरियाणवी। और जिसका क्या होता है कि हरियाणा प्रदेश की भाषा और हरियाणा प्रदेश के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए भी हरियाणवी शब्द प्रयोग होता है, और जो उनके द्वारा बोली जाने वाली बोली है, भाषा है, उसके लिए हरियाणवी शब्द प्रयोग होता है। यानी ये भाषा का द्योतक है ये शब्द हरियाणवी। और सभी ने अलग अलग नाम से इसको स्वीकारा है। क्योंकि जैसे बांगरू है, हमारी कोरवी है, दक्षिण हिंदी है, जाटू है, खड़ी बोली है,
अहिरवाटी है, मेवाती है, ये क्यों बोली जाती है, हम बाद में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आएगा, जो हमारा द्वितीय प्रश्न आएगा, उसमें हम ये पूरा एक विस्तृत तौर पर हम इस बात को रखेंगे कि क्यों हरियाणवी जो बोली है उसकी जो उपबोलियाँ हैं उनको ये अलग अलग नाम दिए हैं। जो अगर हम किसी का संदर्भ देना चाहें, किसी की कोटेशन देना चाहें, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी जो थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने कहा था कि हरियाणा शब्द सुस्पष्ट रूप से उन लोगों का गुणगान करता है जिन्होंने हमारे देश को प्रभावी संस्कृति प्रदान की, और हरियाणवी उन्हीं की भाषा है। हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास हम देखते हैं तो जो ये भाषा है मानव जाति की जो अनमोल धरोहर है, जिसके बिना क्या है मानव जाति का विकास असंभव है। तो इसके विकास में जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या भौगोलिक परिस्थितियों का क्या है महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि अगर किसी भी समाज का अगर हमें अवलोकन करना है तो उसका एक रूप नहीं देखना है, हमें उसका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और उसका सांस्कृतिक, उसका भौगोलिक, वो सारा हमें उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो ये सबके सामने सिद्ध है कि विश्व की जो प्रत्येक भाषा का विकास है वो किसी न किसी बोली से ही हुआ है। क्योंकि बिना बोली के क्या है, कोई भी भाषा है वो भाषा के पद पर विराजमान नहीं हो सकती है। और उसके मूल में क्या है, या तो कोई जनभाषा होगी, यानी जनभाषा यानी आम जन की जो भाषा है वही क्या है उसको भाषा के पद पर विराजमान करती है। और जैसे हमारी हिंदी है, हमने बताया था अभी आपको कि संस्कृत, पौली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हमारी ब्रिज, अवधी, ये सारी भाषाएं, अवधी से फिर हमारी हरियाणवी, हरियाणवी से फिर हमारी आ गई खड़ी बोली, खड़ी बोली से फिर हमारी मानक हिंदी आई। तो इस तरह से वो हिंदी ऐसे ही नहीं आ गई, पता उसने कितनी ही बोलियाँ, वो ये जो भाषाएं हैं जो भाषा के पद पर विराजमान है उनकी भी वो भी कभी बोली रही, एक लंबा सफ़र तय किया है हिंदी ने वहाँ तक आने में, और उसी के मूल में हमारी हरियाणवी है। तो अभी हमें बात करनी है हरियाणवी भाषा के उद्भव और विकास की। तो हम ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, हिंदी के उद्भव में नहीं जाना, हमें हरियाणवी भाषा के उद्भव तक रहना है। तो जो ये बोलियां होती हैं, भाषा और जो बोलियां होती हैं उनका गहरा संबंध होता है। यूँ कह लें जो एक पेड़ है और उसकी जो जड़ है, जो बोलियां होती हैं वो जड़ होती हैं। बिना जड़ के हम पेड़ की, उसकी शाखाओं की, उसकी टहनियों की, उसके पत्तों की, उस पर आने वाले फल फूल की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो बोलियां होती हैं ये वही जड़ें ही हैं किसी भी भाषा की। तो इस तरह से घनिष्ठ संबंध होता है भाषा और बोली का। तो जो देववाणी के पद पर जो आसीन थी जो हमारी संस्कृत भाषा, और वो भी क्या है कभी न कभी लोक भाषा ही रही होगी, यानी लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली ही रही होगी, वो भी यूँ ही नहीं यहाँ पर आई होगी। तो जो भोलानाथ तिवारी हैं उन्होंने क्या लिखा है कि प्रत्येक युग में साहित्यिक भाषा के समानांतर कोई न कोई लोक भाषा अवश्य चलती है, प्रचलित रहती है। जब संस्कृत साहित्यिक भाषा बन गई तो साधारण समाज में कुछ लोक भाषाएं चल पड़ी। फिर पाणिनि ने क्या कहा कि संस्कृत के व्याकरण नियमों से पूर्णतया आबद्ध कर दिया गया, और इस कारण भी क्या संस्कृत साधारण जन समाज के व्यवहार के लिए सरल न रही। जिस प्रकार छांदस भाषा ने अपने समय की देश भाषाओं के संपर्क में आकर संस्कृत का रूप धारण कर लिया, यानी छांदस यानी छंदों से युक्त जो भाषा थी, उसी प्रकार से संस्कृत में भी आगे चलकर जो संस्कृत थी उसने भी आगे चलकर अपने समय की देशी भाषाओं के सहयोग से प्राकृत रूप में वो ढल गई। क्योंकि वो संस्कृत ही क्या है प्राकृत का रूप धारण किया। क्योंकि जो पहले वो छांदस थी, छांदस हमारी भाषा थी उस समय, और उसके समानांतर हमारी संस्कृत चल रही थी। क्योंकि वो इतनी कठिन थी छांदस भाषा, वो समाज के लोग नहीं बोल पाते थे। लेकिन
उसके बाद संस्कृत इतनी कठिन हो गई क्योंकि उसको नियमों में संस्कृत जो व्याकरणिक नियम होते हैं उसमें बांध कर जब उसको प्रयोग किया जाने लगा तो आम जन के लिए ये सही नहीं रहा, उसके लिए इतना सरल नहीं रहा कि वो संस्कृत भाषा का प्रयोग कर सकें। तो उसके समानांतर फिर प्राकृतिक भाषा चल पड़ी। तो इस प्रकार से क्या है, कोई भी भाषा है वो कभी न कभी बोली तो रही होती है। जय नारायण कौशिक ने जो हरियाणवी की सीमाओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यदि दिल्ली को हरियाणवी का केंद्र बिंदु मानकर चले तो मोटे रूप में इस क्षेत्र में वे स्थान आते जो यमुना नदी से निकलने वाली पूर्वी और पश्चिमी नहरों से सिंचित है। जो हमारी यमुना नदी से निकलने वाली पूर्वी और पश्चिमी नहरों से सिंचित है और यमुना नदी ताजेवाला से पहली बार मैदानी भाग पर अवतरित होती है। ये हमें लिखना है इसमें, ऐसे नहीं कि आप ऐसे छोड़ दोगे, क्योंकि गंगा और क्योंकि एक वैदिक रूप आएगा हमारी हरियाणवी भाषा को। वैदिक रूप क्यों है? क्योंकि जो गंगा और यमुना जो है वो हमारे प्रदेश को सींचती है, क्योंकि वो भले ही वो दूसरी नहरों के रूप में यहाँ जाने जाती हैं, लेकिन वहाँ से जो पानी हमारा आता है ये गंगा और यमुना दोनों नदियों से जो हमारी हैं उनसे आता है। तो वर्तमान तौर पर देखें तो जो हरियाणवी राज्य है जो हमारा, तो वो वहीं से शुरू होता है। जो मैदानी भाग है हमारा, यमुना नदी ताजेवाला से पहली बार मैदानी भाग पर जो वो उतरती है। तो जैसे पश्चिमी यमुना नहर वर्तमान हरियाणा की यमुनानगर है, जो जिसकी क्योंकि उनके नाम से, क्योंकि यमुना नदी है तो वो यमुनानगर, इसलिए उसका नाम यमुनानगर रखा गया। करनाल है, हिसार है, भिवानी, रोहतक, हमारा महेंद्रगढ़ है, गुड़गांव है, इनको सींचती है। और फिर हमारा जो हरियाणवी की जो बांगरू, अहीर बागड़ी और मेवाती अम्बालवी जो बोलियां हैं वो बोली जाती हैं। और जो फिर कृष्ण चंद्र शर्मा क्या कहते हैं कि कोरवी यह है, यानी ये कोरवी प्राय संपूर्ण अम्बाला और मेरठ कमिश्नरों की भाषा। ये क्वेश्चन आता है हमारा, इसको लगा लेना निशान। जो कमिश्नरों की भाषा कौन सी है, ये हमारा जीके का क्वेश्चन भी है। एसएससी में पूछ लिया जाता है, एचसीएस में भी पूछ लिया जाता है। कमिश्नरियों की भाषा गंगा और यमुना के बीच सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जिलों का जो संपूर्ण भाग है, और गंगा के पूर्व में जो बिजनौर है, और जमुना के पश्चिमी में जो करनाल है, रोहतक, हिसार और दिल्ली कोरवी भाषा, ये यहाँ पर कोरवी भाषा है। गुड़गांव के बहुसंख्यक लोग भी क्या है यही भाषा बोलते हैं। यानी ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कोरवी भाषा। पूछा जाता है हर बार, ये क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है। फिर शंकर लाल यादव के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हरियाणा के जो हरियाणवी भाषा है उसके प्राचीन अवशेष क्या दक्षिणी के बली औरंगाबाद की कविताओं में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि जो दक्षिणी के जो हरियाणवी के प्राचीन अवशेष किन कविताओं में, किसकी कविताओं में देखने को मिलते हैं, तो क्या कौन सा है? बली औरंगाबादी। और यही वह काल था जहाँ से हरियाणवी का उदय होता है। और भाषा दक्षिणी के रूप में मुसलमानों द्वारा अपनाई गई तो ज्ञान हरियाणवी की बड़ी सुंदर वानगियाँ मिल जाती हैं। तो क्या कहता है कि यदि यह भाषा दक्षिणी के रूप में मुसलमानों द्वारा अपनाई गई होती तो ज्ञान हरियाणवी की बड़ी सुंदर वानगियाँ मिल जाती हैं। सभी देखो, कोई भी भाषा है उसका विकास इतना सहज नहीं होता, इतना सरल नहीं होता, उसे आलोचना भी सहन करनी पड़ती है, आलोचना भी होती है। कई बार जब कवि हैं वो लिखते हैं, कई बार उनको हे दृष्टि से भी देखा जाता है। जैसे हमारी हरियाणवी जो हमारा जो संस्कृति है, आज हम देखें किसी भी कारण से पूरे विश्व में एक अपना यूँ कहें इतना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। जैसे हमारे जितने गीत हैं, हमारे हरियाणवी गीत, वो विश्व में हर जगह सुनाई दे रहे हैं। लोग आते हैं तो एक उनकी इच्छा होती है कि वो हरियाणवी सीखें, और हरियाणवी गीतों को भी वो गाना भी सीखते हैं और उनको सुनना भी पसंद करते हैं। किसी भी कारण से चाहे कोई कलाकार है
उसके कारण से भी क्या है, कहीं ना कहीं जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है वो आगे बढ़ी है। उन्होंने एक विश्व पटल पर उसको पहचान दिलाई है। बॉलीवुड जो फिल्में होती हैं वहाँ भी हम देखते हैं कि हमारी हरियाणवी जो बोली है उसके जो डायलॉग होते हैं, जो संवाद बोले जाते हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक अलग ही रस घोल देती है, पूरी फिल्म को एक नया सा रूप दे देती है। तो कोई, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि हम खुद अपने आप को ही बोल रहे, जब हम बाहर जाते तो हम कोशिश करते कि हमें कोई जाने ना कि हम हरियाणवी हैं। लेकिन आप भूल जाइए, आप जहाँ भी जाएंगे आपकी पहचान आपके मुख से निकलने वाले शब्दों से हो जाएगी, चाहे वो किसी भी भाषा के शब्द आप अपने मुख से निकालें। तो ये बात कही है कि विद्वानों का मत है कि प्रत्येक भाषा के विकास की एक अद्भुत परंपरा होती है। कोई भी भाषा क्या है, इतनी जल्दी से भाषा के पद पर विराजमान नहीं होती, अनेक पड़ाव उसको पार करने होते हैं, कई बोलियों का उसको सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर वो एक विकसित अवस्था में आती है। तो और जो हरियाणवी भाषा है वो भी इस भाषा के स्तर तक यूं ही नहीं पहुंची, उसने भी न जाने कितने ही पड़ाव पार किए हैं। और उसी के आधार पर हम उद्भव और उसके विकास को अब हम यहाँ थोड़ा सा देख लें कि कौन कौन से विकास उसने पार किए हैं। पहले सबसे पहला जो पड़ाव आता है हमारा वैदिक भाषा तथा हरियाणवी। जो हमारी वैदिक भाषा है और जो हरियाणवी है उसमें संबंध क्या है, किस तरह से जो ये एक वैदिक भाषा और किस तरह से ये एक दूसरे से संबंध रखती हैं। जो हरियाणवी बोलियों का अगर विकास क्रम देखते हैं तो आर्य भाषाओं के विकास क्रम के समान ही इसका भी विकास हुआ है। हम हरियाणा से हैं, हरियाणा में रह रहे हैं और सभी को इसकी भौगोलिक स्थिति है उसका भी पता है कि कहाँ स्थित है, कौन कौन सी नदी यहाँ से निकलती हैं, किस तरह का प्रदेश है ये हरियाणा। एक तरह से तो हरी का आना और दूसरी तरफ से हरियाली है, यानी हरा भरा, हरियाली से युक्त, यानी संपूर्ण प्रदेश क्या है हमारा। हम देखते हैं कि अगर पूरे भारत में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो एकदम हरा भरा अगर प्रदेश देखें तो वो हरियाणा ही है, कुछ हिस्सों को छोड़कर। जैसे राजस्थान की तरफ हम जाते हैं तब उस हिस्से को छोड़कर हम देखें तो हमारा पूरा प्रदेश क्या है, लगभग पूरा हरियाली से युक्त है। और यहीं पर हम देखते हैं वेदों की भी रचना हुई है, क्योंकि जो हरियाणा प्रदेश है वो गंगा और यमुना का क्योंकि गंगा और यमुना इन नदियों से सींचा जाता है और एक मुख्य कारण है कि हरियाणा को हरा भरा बनाती ही ये दोनों नदियां हैं। इनकी नदियों से निकलने वाली जो नहरें हैं जो हमारे पूरे प्रदेश को जीवन प्रदान करती है, उसको एक हरा भरा हरित जीवन प्रदान करती है, जिसके कारण से हमारा जो प्रदेश है वो हरियाली से संपूर्ण जो भाग है हमारा वो हरियाली से युक्त है, धन धान्य से परिपूर्ण बनाती है। और यहीं पर वेदों की रचना भी हुई है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं, जो हमारा कानून भी है, उन वेदों के को आधार बनाकर ही, वो हमारी कस्टम को आधार बनाकर ही हमारे कानून भी बने हैं। तो हम देखें मुख्य रूप से जो वेदों की रचना से पूर्व यहाँ पर जिस प्राकृत भाषा तथा बोली का जो प्रयोग होता था वो क्या होती, उसी बोली से क्या है वैदिक भाषा का विकास हुआ है और हुआ भी होगा, क्योंकि वैदिक भाषा तो ये वेदों की रचना यहाँ हुई है, तो यहीं पर वैदिक भाषा का विकास भी हुआ होगा। जो हरियाणवी भाषा की बोलियों को वेदों की जो आधारभूत बोली का गौरव जो प्राप्त है वो इसका मुख्य कारण है। और जो वेदों की कृषि प्रधान संस्कृति में जिस शब्दावली का प्रयोग होता था, आज भी उसके जो रूप है, जो शब्द हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं, हम उनका प्रयोग भी करते हैं। जैसे गोष्ठ है, उसको हम गितवाड़ बोलते हैं, आज शल्यशैल बोलते हैं। पड़वीस है, ये हमारा वैदिक भाषा का शब्द है। पड़ोस बोलते हैं हम इसको, यानी पड़ोस में, पड़वीस पड़ोस में। अनपढ़ वाह नारियों को बोलते थे। आज तो अनपढ़ वाह नहीं रही हैं, लेकिन
एक तरह से बोला जाता था, क्योंकि हमें वो इतना अधिकार नहीं था उस समय कि हम अपना विकास कर सकें। संस्कृत तथा हरियाणवी का अगला जो हमारा आ जाता है एक पड़ाव, जो संस्कृत और हरियाणवी का क्या संबंध है, तो वैदिक भाषा के उपरांत हम देखते हैं छांदस भाषा से और वैदिक भाषा से तो संस्कृत का विकास हुआ है। और संस्कृत भाषा है वो लगभग सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। हमारी जो पैतृक भाषा है भारत की वो संस्कृत मानी जाती है, और संस्कृत से ही क्या है सभी जितनी भी भाषाएं हैं हमारी वो आई हैं। तो इसलिए हम संस्कृत भाषा को मुख्य तौर पर सभी भाषाओं की जननी के रूप में देखते हैं। और वर्तमान युग में जो विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उन पर क्या संस्कृत का वर्चस्व भी है। हम ये नहीं कह रहे दूसरी भाषाओं को हम ये नहीं कि भी हम निम्न दर्जा देंगे, क्योंकि हर भाषा अपने आप में एक अपना व्यक्तित्व रखती है। अपने युग की जो भाषा है जिसने अपने युग में समाज को सींचा है, समाज को विकास की ओर लेकर गई है, वो हर भाषा क्या है अपने आप में अनूठी होती है। बात हम संस्कृत व हरियाणवी भाषा की कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से अन्य भाषाओं की जननी रही है संस्कृत, उसी तरह से हरियाणवी भाषा की भी जननी रही है। हरियाणवी भाषा पर भी क्या है संस्कृत का प्रभाव माना जाता है। और विश्लेषण करें तो संस्कृत भाषा के न जाने कितने ही शब्द हरियाणवी भाषा में आ गए हैं। और 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक क्या है इसका काल भी माना जाता है हमारी संस्कृत का। और प्राकृत और हरियाणवी भाषा का अगर बात करते हैं, जो प्राकृत है वो मध्यकालीन आर्य भाषा रही है। प्रथम स्ती ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। पर जो प्राकृत का समय क्या रहा है, प्रथम सती ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का जो समय है वो प्राकृतिक भाषा का रहा है। और जो संख्या मानी जाती है प्राकृत की वो 5 से 27 मानी जाती है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो शोरसेनी मागधी है, अर्ध मागधी है, जो आदि 7 प्राकृत का उल्लेख है, वो सारा का सारा क्या है उसमें हमें मिलता है नाट्य शास्त्र में। जो मथुरा है वो शोरसेन प्रदेश है, और हरियाणा के साथ भी लगता है मथुरा। और प्रदेश की राजशक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण भी हरियाणा से ये प्रभावित है और ये इसको प्रभावित करता भी रहा है। पश्चिमी हिंदी का विकास जो है वो हमारा शोरसेनी से माना जाता है। ये हमारा जीके का क्वेश्चन है, आता है, ये प्राकृत का भी आता है। और पश्चिमी हिंदी का विकास कौन सी हिंदी से हुआ, तो शोरसेनी, ध्यान रखना है, शोरसेनी से हुआ है। और उसी प्रकार से जो फिर आ जाता हमारा अगला क्वेश्चन कि हरियाणवी भाषा का विकास किससे हुआ है, वो हमारी पश्चिमी हिंदी से हुआ है। या फिर पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली हमारी कौन सी मानी जाती है, हरियाणवी मानी जाती है। और हरियाणवी भाषा का सीधा संबंध किससे हो गया, हमारा शोरसेनी प्राकृत से हो गया। और इसी कारण से जो शोरसेनी की शब्दावली है वो हरियाणवी भाषा में आ गई है। जैसे प्राकृत की जो प्राकृत जो शब्दावली से अखाड़, तो खाड़ा बोल